नमस्कार, मैं हूँ पूजा। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है कहानी के सफर में। आज मैं हाजिर हूँ दस्तावेज लेकर, कला जो जिंदगी बनना चाहती है। दस्तावेज पार्ट 8 लेकर हाजिर हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी है। आज की अमृता जी की चिट्ठी में एक पराया घर का जिक्र है। पराया घर बलवंत जी और गार्गी जी की घर के बारे में बात करते हैं। शायद बलवंत जी और गार्गी जी इमरोज साहब के दोस्त हैं। फैज का जिक्र है। फैज एक मशहूर हस्ती है, आप सबको पता है। फैज की जिंदगी के ऊपर अमृता जी एक नॉवेल लिखे हैं जिनका नाम है बुलावा। तो फैज का जिक्र है और अवतार का जिक्र है इमरोज साहब की चिट्ठी में। अवतार इमरोज साहब के छोटे भाई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एपिसोड, दस्तावेज पार्ट 8, कला जो जिंदगी बनना चाहती है। इमरोज जी दस्तावेज में लिखते हैं, ये 1961 के शुरू के खत हैं जिन पर ना कोई तारीख है ना कोई दस्तखत। उन दिनों अमृता ने एक कहानी लिखकर मुझे भेजी थी, रोशनी का हापका। इसमें उसका एक खत था। फिर एक कविता लिख भेजी थी, साल मुबारक, ये भी उसका एक खत थी। और फिर एक नावल भेजा, आइन रिड का फाउंटेन हेड, ये भी मैंने उसका एक खत समझकर पढ़ा था। ये खत जिन पर अमृता ने ना तारीख लिखी है ना अपना नाम, उसने अपनी गुस्से की शिखर दोपहर में लिखे हैं। शायद गुस्से में ना वक्त याद रहता है ना नाम। अमृता जी लिखते हैं, जीती, तुम्हारे और मेरे नसीबों में बहुत फर्क है। तुम वो खुशनसीब इंसान हो जिसे तुमने मोहब्बत की। उसने तुम्हारे एक इशारे पर सारी दुनिया वार दी। पर मैं वो बदनसीब इंसान हूँ जिसे मैंने मोहब्बत की। उसने मेरे लिए अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। दुखों ने अब मेरे दिल की उम्र बहुत बड़ी कर दी। अब मेरा दिल उम्मीद के किसी खिलौने के साथ नहीं खेल सकता। अमृता जी और एक खत लिखते हैं, हर तीसरे दिन पंजाब के किसी न किसी अखबार में मेरे बंबई में बिताए हुए दिनों का जिक्र होता है, बुरे से बुरे शब्दों में। पर मुझे उनसे कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि उनकी समझ मुझे समझ सकने के काबिल नहीं है। केवल दर्द इस बात का है कि मुझे उसने भी नहीं समझा जिसने कभी मुझसे कहा था, मुझे जवाब बना लो सारे का सारा। मुझे अगर किसी ने समझा है तो वे तुम्हारी मेज़ की दराज में पड़ी हुई रंगों की बेजुबान शीशियाँ है, जिनके बदन में रोज़ पोंछती और दुलारती थी। वे रंग मेरी आँखों में देखकर मुस्कुराते थे, क्योंकि उन्होंने मेरी आँखों की नज़र का भेद पा लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि मुझे तुम्हारी क्रिएटिव पावर से ऐसी ही मोहब्बत है। 1 जनवरी 1961। वो मेज़, वे दराज, वे रंगों की शीशियाँ उसी तरह रोज़ अपने उस स्पर्श का इंतज़ार करते हैं जो उन्हें प्यार करती थी, जो इनकी चमक बनती थी। वो ब्रश, वो रंग अभी भी उस चेहरे को, उस माथे को तलाश करते हैं, उसका इंतज़ार करते हैं, जिसके माथे का ये सिंगार बनकर ताज़ा रहते थे। नहीं तो अब तक सूख गए होते।
तुम्हारे इंतज़ार का पानी डालकर मैं जिन्हें सूखने नहीं दे रहा हूँ, पर इनकी ताजगी तुम्हारे साथ से ही है। तुम जानती हो, ताजगी, मैं भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, रंगों में भी, जिंदगी में भी। अमृता जी की और एक चिट्ठी। कल एक रूसी आर्टिस्ट आया था। उसने मुझे सामने बिठाकर एक स्केच बनाया। उन पलों की पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता। मैंने एक निगाह उस स्केच को देखा तो मेरी आंखें भर आई। वो पेंसिल भी मेरी तरह ज़रूर रोई होगी कि काश वो तुम्हारे हाथों में होती, सिर्फ तुम्हारे हाथों में। फैज़ को उस बदनसीब औरत का सलाम देना जिसने उसकी जीवनी लिखी। अमृता जी की चिट्ठी। तुम्हारा खत मिला। जीती दोस्त, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। तुम्हारा मेल दोस्ती की हद को छू गया। दोस्ती मोहब्बतों की हद तक गई, मोहब्बत इश्क की हद तक, इश्क जुनून की हद तक। और जिसने ये जुनून की हद देखी हो वो कभी गुस्सा नहीं हो सकता। अगर ये अलगाव कोई सज़ा है तो ये सज़ा मेरे लिए है, क्योंकि ये रास्ता मेरा चुना हुआ नहीं है। मेरा चुना हुआ रास्ता मेल था। अलगाव का ये रास्ता तुम्हारा चुना हुआ है, तुम्हारा अपना चुनाव। इसलिए तुम्हारे लिए ये सज़ा नहीं है। ये मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारी मोहब्बत पाक नहीं थी, लेकिन उस मोहब्बत में एक प्यास थी, जवानी की प्यास। इस प्यास को तुम्हें तृप्त करना होगा। जीती, तुम और मैं दोनों इस प्यास का भयानक रूप देख चुके हैं। तुम जैसे मुझ तड़पती को एक पराए घर में छोड़ गए, ये तुम्हारा रूप नहीं, तुम्हारा प्यास का भयानक रूप है। तुम 10 वर्ष जी भरकर इस प्यास को मिटा लो, फिर तुम्हारे बदन पर पड़े हुए सारे दाग मैं अपने होठों से पोंछ लूँगी। और अगर तुमने फिर भी चाहा तो मैं तुम्हारे साथ जीने के लिए भी तैयार रहूँगी, मरने के लिए भी। 2 जनवरी 1961। तुम्हारे दोनों खत मिले हैं। पहले खत में तुम्हारी नज़म मिली, तुम्हारी पीड़ा की नज़म, अपनी पीड़ा की नज़म, जो हर पल तुम जी रही हो, मैं जी रहा हूँ। दूसरे खत में तुम्हारी चिट्ठी मिली, आंखें भरती गई और 10 बरस पर ढुलक ही पड़ी। 10 बरस मेरे रंग और मेज़ की दराज अपने दरवाजे खोले तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। आज का तुम्हारा खत एक फैसला है, तुम्हारी पीड़ा का, और मुझे तुम्हारी मोहब्बत की तरह कबूल है। ये लंबा तल्ख इंतज़ार 10 बरस का अपनी हद और तुम्हारा मेल लेकर मुझे बुला रहा है। खुदा हाफिज़। 2 जनवरी 1961 दिन की दूसरी खत। तुम्हारा ये 10 बरस का सराप आज मुझे एक वरदान जैसा लगा है। मेरे आगे से सारा अंधेरा हट गया है। एक रोशनी की किरण चमकती हुई दिखाई दी है। आज 10 बरस के इंतज़ार की ऊंची दीवार पर विचारों को राह मिल गई है। मंजिल का खोया हुआ पता मिल गया है। इस जुनून पर, इस अपनत्व पर, इस यकीन पर एक 10 बरस तो क्या, कई 10 बरस कुर्बान किए जा सकते हैं।
9 जनवरी 1961 सवेरे 4 बजे। एक बाग में था तुम्हारे साथ, पीले फूलों के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, लाल फर्श सिर के नीचे रखे हुए। 10 साल धीरे धीरे बीत रहे थे कि एक तेज आवाज़ आई। मैं चौंक कर उठा। दरवाजे की घंटी बज रही थी। तार आया। तुम्हारा नाम पढ़कर कुछ एकदम हुआ, तेज़ी से, जैसे वो 10 साल का धीरे धीरे कटने वाला रास्ता एक तेज़ी से गुजर गया हो और तुम्हारा मिलन मुझे जगा रहा हो। उठो, तुम्हारी रात खत्म हुई। मुझे कई बार ऐसे होता है, लगता है मैं अपने कंधे पर उस जगह को कई बार देखता हूँ जहाँ तुम चुम चुम कर निशान डाल दिया करती थी। बाहर वो निशान अब कहीं नहीं मिलता, पर अंदर, कहीं गहरे अंदर मिलता है। मैं अपनी आशी को खोजता हूँ, वो काला जीती भी अब तुम्हें ही खोजता है। जो कभी और कुछ सोचता था वो अब आज़ाद है, पर वो और कुछ नहीं सोचता, अब और कुछ नहीं खोजता। अब वो शर्मसार है, पर अब तुम देखना, रंग काला नहीं रहा, वो आशी रंगा हो गया है। 11 जनवरी 1961। आशी, कल टाइम्स वालों से फिर बात हुई थी। सिर्फ पे का फैसला नहीं हो रहा है। मैं 1500 कहता हूँ, वो 1200 तक तैयार हुए हैं, पर उन्हें मेरा काम बहुत पसंद है। कल उन्होंने सारा प्रिंटिंग डिपार्टमेंट दिखाया, कैसे 1 घंटे में उनकी मशीन 20,000 कॉपियाँ छाप कर स्टिच करके तैयार कर देती है। पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे तुम्हारे बगैर। तुम पास होती, खुशी से घर भर देती। जब भी मेरे काम की कद्र होती है, तुम्हारी मान और गर्व से भरी आंखें ढूंढता हूँ और ढूंढने में खुद खो जाता हूँ। जब भी कोई सुंदर वस्तु, सुंदर दृश्य, सुंदर तस्वीर, सुंदर औरत, सुंदर बच्चा और कुछ भी सुंदर देखता हूँ, एक पीड़ा सारे अंतर में होती है। एक अंधेरा भीतर बाहर फैलता हुआ लगता है। इस पीड़ा पर, इस अंधेरे पर गुस्सा भी आता है। उस समय जी में आता है कि भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, तुम्हें भी भूल जाओ। लेकिन इस तरह भुलाने पर तुम और याद आने लगती हो। आशी, समझ और पहचान क्या कुछ गवा कर ही मिलती है? क्यों? अपनी मोहब्बत की रियलाइजेशन आई जब वीरान हो गया। आशी, ये बहुत जुल्म है। 10 साल के लिए अंधेरा ना करो मेरी निगाहों के आगे, मेरे हाथों के आगे, मेरे सब कुछ के आगे। कौन जाने उम्र यही 10 साल का समय हो। मैं जान चुका हूँ, पहचान चुका हूँ, सब कुछ खोकर अब समझ, पहचान, रियलाइजेशन सब आ चुके हैं। तुम भी आ जाओ अपने सब कुछ के इंतज़ार में जीती। 15 जनवरी 1961। दुनिया में कितना कुछ दिल फरेब है, बहलाने के लिए है, पर पाने के लिए सिर्फ वो जो मैंने तुम में देखा था, वो तुम्हारे सिवा और कहीं कभी नहीं दिखाई दिया। पर तुम्हें कैसे दिल दिखाऊं जिसमें कुछ और नहीं ठहरता। तुम्हारे तसव्वुर के आगे कुछ नहीं ठहरता। और तुम कहाँ चली गई? 18 जनवरी 1961। तुमने कुछ नया लिखा तो ज़रूर होगा, फिर भेजा क्यों नहीं? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरा काम भी
मेरी सेहत भी, मेरी आमदनी भी, मेरे विचार भी, मेरी उम्र भी, सब ठहर गए हैं, ठहरे हुए हैं, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहे हो। मुझे खुद ये मालूम नहीं था कि कोई किसी के लिए ऐसे सोच सकता है, तड़प सकता है, बंध सकता है किसी एक के साथ। पर जिए बिना सच कभी समझ में नहीं आ सकता। पर क्या सब कुछ हार कर, गवा कर समझ आती है? पर सिर्फ समझ से ही तो जिया नहीं जा सकता। अगर ये समझ वो सब कुछ लौटा कर नहीं ला सकती, तो ये समझ भी काहे को आई है। 24 जनवरी 1961। खूबसूरती से, जवानी से ये शहर, ये दुनिया भरी पड़ी है। काम की भी कोई कमी नहीं है। फिर मेरे जैसे काम करने वाले के लिए, आर्टिस्ट के लिए, पर किसी खूबसूरती की तरफ खिंचाव नहीं होता, किसी काम के लिए दिल नहीं होता। सब कुछ जैसे एक भटकन बनकर रह गए हो मेरे लिए। आशी अब अपनी समझ, अपनी मन की पहचान हुई है। जब वो मैच्योरिटी आई है इस सफरिंग के कारण जिसे तुम हमेशा चाहती थी। कॉन्फ्लिक्ट गई तो मैच्योरिटी आई, सफरिंग आई तो अपनी समझ आई, तुम गई तो तुम्हारी कीमत जानी। तुम मेरे साथ इस तरह चुप ना हो जाओ। अब कुछ भी मुझसे ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें बुरा लगे, जिससे कभी तुम्हें तकलीफ हो। तुम्हें मैंने हमेशा अपना आप बताया है, अपने कॉन्फ्लिक्ट भी बता देता था। तुम मुझे समझ लो। तुम्हारे सिवा मुझे कोई नहीं समझता। कोई और समझे, मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ तुम समझ लो मेरी आशी, अपने जीती को। 27 जनवरी 1961। आशी, क्या मालूम था कि सिर्फ तुम ही मेरी कशिश का मरकज़ थी और रहोगी। मैं अपनी खता तस्लीम करता हूँ, पर तुम अपना जुल्म कभी नहीं लौटाओगी। पर कितने समय तक इस जुल्म की सेक से तुम खुद कितने समय तक बचोगी? क्या मेरे चुप होने तक? तुम्हारा अपने मरकज़ का जीती। 27 जनवरी 1961 दिन की दूसरी खत। कभी मेरा घर था, अब नहीं है। इसका एहसास होता है जब तुम बहुत याद आती हो। कितने सपने बुने, कितना यकीन था पूरे करने का। यकीन उसी तरह है, पर पूरा कुछ नहीं हुआ। क्या सपने बनाने वाले सिर्फ सपने देख सकते हैं, हकीकत नहीं? मैं नहीं मानता, और मैं सपना बना सकता हूँ तो हकीकत भी बना सकता हूँ। मैं सपना नहीं, एक हकीकत हूँ, एक ठोस हकीकत, एक तल्ख हकीकत, एक अटल हकीकत। और तुम भी हकीकतों की किस्मत। देखो अपने अधूरेपन पर कितना गुस्सा आता है। ये गुस्सा आदमी के लिए एक ललकार बनता है, और फिर आदमी का सब कुछ जाग उठता है। वक्त हमेशा इंतज़ार करता है, ये मिलन ज़रूर होगा। 4 फरवरी 1961। एक फिल्म का एक सीन इस समय याद आ रहा है। एक अंधी लड़की रस्सी के सहारे चलकर अपने बिस्तर तक पहुंच रही है। रस्सी का एक सिरा उसके बिस्तर से और दूसरा गुसलखाने के दरवाजे से बंधा हुआ है। तुम्हारी कशिश की अदृश्य रस्सी से मैं भी चलता जा रहा हूँ। इस कशिश की रस्सी का एक सिरा मोहब्बत से 5 दिसंबर 1960 से, और दूसरा सिरा 10 साल के लंबे अंधेरे के पार
5 दिसंबर 1970 से बंधा हुआ है। मेरे मिलने की कशिश ने ना जाने मेरे भीतर कैसी रोशनी की हुई है, किसी अंधेरे की परवाह नहीं। जैसे ये 10 साल लंबा अंधेरा ना हो, एक रास्ता हो, सीधा रास्ता अपने घर का, जिसके दरवाजे में खड़ी हुई तुम इसी रास्ते की तरफ देख रही हो। मैं जिस पर चलता हुआ आ रहा हूं, अपनी औरत का मर्द, अपनी वक्त का समय, अपनी आशी का जीती। 8 फरवरी 1961। अभी स्टेशन पर अवतार को छोड़कर वापस आया हूं। तुम्हारा खत मिला है। नजरें झुक गई है, सिर झुक गया है, मर्द झुक गया है, मर्द की गैरत झुक गई है। मेरे भीतर का सब कुछ झुका हुआ रो रहा है, एक ही बात को जी कर रहा है। इस तरह बार बार झुकने से ये नजरें, ये मर्द और मर्द का सब कुछ हमेशा के लिए झुक जाए, खत्म हो जाए। तुम्हारा जख्म, अपना अंधेरा जीती। 13 फरवरी 1961। दोस्त बेगम, ये नॉवेल तुमने कब अमेरिका जाकर लिखा था? मैं इस तरह ये नॉवेल पढ़ रहा हूँ जैसे किस्मत पढ़ रहा हूँ। ये किस्मत किसी ईश्वर की नहीं, एक शायरा की बनाई हुई है, और वो भी तुम्हारे सिवा कौन बना सकता था? ज़हे किस्मत, तुम्हारा जीती। 22 फरवरी 1961। 900 मील का फासला जो दिखाई देता था वो अब नहीं रहा, पर जो दिखाई नहीं देता वो फासला रहेगा, सदा एक जीती जागती गैरफानी कशिश देगा। जीती। खत्म हुई आज की एपिसोड। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और खोज को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज आती हूँ, आप लोगों से मुलाकात होगी दस्तावेज पार्ट 9 लेकर एक नए एपिसोड में। नमस्कार।